हेलो, नमस्कार और आदाब तमाम दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। डिसीजन मेकिंग हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। चॉइसेस हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है और ये चॉइसेस और हमारे डिसीजंस ही हैं जो हमें बनाते हैं। अब सवाल ये है कि हमारे पास पर्याप्त चॉइसेस हैं जो हमें दी गई हैं, या सब कुछ डिफॉल्ट से होता है? बिल्कुल नहीं। हमारी अपनी जिंदगी में हमें काफी डिजाइन करने की इजाजत है और इसलिए डिसीजन मेकिंग या हम जो चॉइसेस बनाते हैं वो बहुत ही जरूरी हो जाती है। मैंने ऐसे ही कुछ वीडियोस पहले भी बनाए हैं, लेकिन ये वाला मैं और डिटेल में बना रहा हूं ताकि लोग क्लियर हो जाएं कि हम अपनी जिंदगी में चॉइसेस कैसे बनाते हैं, कैसे अलग अलग प्लैनेटरी एनर्जीज एक हॉरोस्कोप में इकट्ठा होती हैं और उस डिसीजन मेकिंग में मदद करती है, और साथ ही हमारा अपना डिसीजन मेकिंग अलग प्लैनेटरी एनर्जीज के साथ कैसे कंट्रीब्यूट करता है। सबसे पहले बहुत जरूरी है वो 3 ग्रह जो माइंड प्लैनेट्स कहलाते हैं, सूर्य, चंद्र और बुध। ये तीनों बहुत जरूरी है और ये हमारे चॉइसेस के लिए और ये कि हम चॉइसेस कैसे बनाते हैं उसके लिए क्रिटिकल है। अब एक सिंपल रूल, तीनों में से जो भी ग्रह आपके हॉरोस्कोप में सबसे ताकतवर होता है वैसे डिसीजंस आप ज्यादातर लेते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर बुध आपके हॉरोस्कोप में बहुत ही ताकतवर है और उसका लग्न के साथ कोई संबंध बन रहा है, लग्न हमारी सोच और विचार प्रक्रिया से भी जुड़ा होता है, तो हम ज्यादा एनालिटिकल डिसीजंस लेते हैं, ज्यादा लॉजिकल डिसीजंस, ज्यादा प्रैक्टिकल डिसीजंस, ज्यादा सोच समझकर लिए गए डिसीजंस और हर पहलू को देखते हुए और गहरे एनालिसिस और प्रैक्टिकल अप्रोच से ही हम वो डिसीजंस लेते हैं। लेकिन कभी कभी, खासकर आजकल, वो डिसीजंस सिर्फ लॉजिक या प्रैक्टिकलिटी की बजाय ज्यादा क्लियरनेस और टैक्टिकल अप्रोच पर भी आधारित होते हैं, और कुछ हद तक मैनिपुलेटिव अप्रोच पर भी, क्योंकि हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां डॉग ईट डॉग चलता है। हम में से हर एक अपनी जिंदगी में बेस्ट चाहता है और बेस्ट पाने की कोशिश में हम दूसरों को आउटस्मार्ट करने की कोशिश करते हैं। हम अपने काम के साथियों को आउटस्मार्ट करने की कोशिश करते हैं, जिन लोगों से बिजनेस कंपटीशन है उन्हें आउटस्मार्ट करते हैं, दूसरे लोगों या वेंडर्स या कंपेटिटर्स को भी आउटस्मार्ट करते हैं। तो ये एक वन अपमनशिप का खेल बन जाता है, कौन ज्यादा क्लेवर, कौन ज्यादा इंटेलिजेंट, और इसलिए एनालिटिकल एबिलिटी क्लेवरनेस के साथ से हाथ मिलाती है जो बुध हमें मुहैया कराता है। लेकिन इंटेलिजेंस वो की फैक्टर है जिसे बुध यूज करता है इंटेलिजेंट डिसीजंस, सोचे समझे डिसीजंस, एनालिटिकल डिसीजंस, प्रैक्टिकल लॉजिकल डिसीजंस। यही वो ताकत है जो बुध हमें देता है। हालांकि आजकल बुध टॉप पर नजर आता है और बृहस्पति और चंद्रमा वो हैं जिन्हें किनारे कर दिया गया है, क्योंकि दुनिया ज्यादा टैक्टिकल और प्रैक्टिकल हो गई है और इस बात पर भी आधारित है कि किसे सबसे ज्यादा मिलता है। अब अगर आपके हॉरोस्कोप में चंद्रमा ताकतवर है और चंद्रमा का लग्न से कोई संबंध है, या तो वहां रखा हो, या लग्न को रूल करता हो, या लग्न पर दृष्टि डालता हो, या लग्न के साथ बहुत रहता हो, तो ऐसे में डिसीजन मेकिंग ज्यादा सपोर्टिव, केयरिंग, एम्पैथी ओरिएंटेड और फेयरनेस पर आधारित होगा। और ये फेयरनेस कभी कभी दूसरी तरफ होता है, मतलब हम देने को ज्यादा तैयार रहते हैं, नर्चर ज्यादा करते हैं, केयर ज्यादा करते हैं और साथ ही इमोशनल डिसीजंस भी लेते हैं, बजाय टैक्टिकल सोचे समझे, एनालिटिकल, बैलेंस्ड, प्रैक्टिकल, लॉजिकल डिसीजंस के जो बुध करवाता है। तो हाँ, डिसीजंस ज्यादा नर्चरिंग, सपोर्टिव, एम्पैथेटिक, इमोशनल, केयरिंग और गिविंग होते हैं, और इसलिए इन नर्चरिंग डिसीजंस और केयरिंग और सपोर्टिंग डिसीजंस और ज्यादा एस्पेक्टिंग के चलते हमारी जिंदगी के चॉइसेस भी उन्हीं डिसीजंस के आसपास बनते हैं, और आखिरकार हमें अपनी जिंदगी में जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो भी इसी पर डिपेंड करते हैं कि हॉरोस्कोप में बुध ताकतवर है जो हमें वो लॉजिकल डिसीजंस दिलाता है, या चंद्रमा ताकतवर है जो नर्चरिंग या एम्पैथेटिक डिसीजंस दिलाता है, और आउटकम अपने आप उन कॉन्सिक्वेंसेस से जुड़ जाता है जो हमें भुगतने पड़ते हैं। और तीसरा है, अगर बृहस्पति या तो लग्न को रूल करता है या लग्न में रखा है या लग्न पर दृष्टि डालता है या लग्न के साथ बहुत रहता है, और अगर वो लग्न के साथ स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप बना रहा है, तो डिसीजन मेकिंग ज्यादा वाइज हो जाता है।
यहाँ पर डिसीजन लार्ज हार्टेड भी होता है, नर्चरिंग नहीं। भले ही आप नर्चर नहीं करना चाहते, दूसरों की परवाह नहीं करते, लेकिन आपको लगता है कि ये मेरे लिए वाइज है। मसलन आप और आपका भाई प्रॉपर्टी के झगड़े में पड़े हुए हैं, तो आप लार्ज हार्टेड बन जाते हैं। इसलिए नहीं कि आप अपने भाई की केयर करते हैं या नर्चर करना चाहते हैं, बल्कि आपको लगता है ठीक है, वो मेरा भाई है, लड़ने का कोई फायदा नहीं, और आखिरकार हम फैमिली में लड़ते हुए भाइयों के तौर पर जाने जाएंगे। मैं अपने बच्चों के लिए भी अच्छी मिसाल कायम करना चाहता हूँ, और रिश्ता मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो भाई को नर्चर करने की भावना से नहीं, वो मेरा छोटा भाई है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, उसकी बहुत केयर करता हूँ। क्या फर्क पड़ता है अगर मैं उसे थोड़ा ज्यादा दे दूं? मैं बड़ा भाई हूँ, मैं पिता जैसा हूँ। ये वो एम्पैथेटिक, नर्चरिंग और नरिशिंग इमोशनल पहलू था जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। लार्ज हार्टेड होना, बुरी मिसाल नहीं देना, रिश्ते को बचाना चाहना, ये एक लार्ज हार्टेड डिसीजन है। डिसीजन मेकिंग का वाइज तरीका है, ना कि बहुत क्लेवर होना और ना ही इमोशनल होना। तो जब बृहस्पति ताकतवर होता है, डिसीजन मेकिंग वाइस हो जाता है, बैलेंस्ड हो जाता है, और कभी कभी लार्ज हार्टेड होता है। देने के बजाय लार्ज हार्टेडनेस भी जरूरी है, क्योंकि आपको लगता है कि लॉन्ग रन में रिश्ता बहुत जरूरी है, और अगर रिश्ता जरूरी है तो वो बॉन्ड आखिरकार दूसरे पार्टी और आप दोनों की ही मदद करेगा। और रिश्ते जरूरी है, वाइज डिसीजन मेकिंग बहुत जरूरी है, बैलेंस्ड होना ज्यादा जरूरी है, लार्ज हार्टेड होना बहुत जरूरी है, और ओवरऑल लड़ाई झगड़े से बचना, अननेसेसरी ट्रिगर वॉर से बचना। इससे बेहतर है कि अपना फोकस या एनर्जी छोटी छोटी बातों पर बर्बाद करो। तो जिस व्यक्ति का बृहस्पति बड़ा या ताकतवर होता है, वो ऐसे क्षेत्रों से दूर हट जाता है जहां एनर्जी स्पेंट उसके काम नहीं आ रही हो। ये ज्यादा है, मैं यहाँ एनर्जी लगाऊंगा क्योंकि ये मेरे लिए फायदेमंद है, भले ही थोड़ा फायदा हो, मैं एनर्जी लगाऊंगा। तो बहुत ताकतवर बुध वाला व्यक्ति दुकानदारों से 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये के लिए भी मोल भाव ज्यादा करेगा। ताकतवर बृहस्पति वाला कहेगा, मैं अपनी एनर्जी कहीं और लगाऊंगा। 2 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये मेरे लिए बहुत जरूरी नहीं है। बुध स्ट्रॉन्ग वाला 2 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये या लाख रुपये और करोड़ों या अरबों पर भी काफी एनर्जी लगाएगा। बृहस्पति वाला अपनी बैटल्स चूज करेगा, वो टाइम चूज करेगा जहां वो अपनी एनर्जी लगाना चाहता है और जहां नहीं लगाना चाहता। तो बुध, चंद्रमा और बृहस्पति हमारे चॉइसेस और डिसीजन मेकिंग में डिसीजन मेकर्स या हेल्पर्स या कैटलिस्ट्स हैं, जो इन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पर आधारित है। अब दूसरी बात यह है कि आप देखेंगे कि हॉरोस्कोप में जहां भी बृहस्पति रखा है, वहां आप ज्यादा वाइज डिसीजंस लेते हैं, और खासकर अगर बृहस्पति किसी फ्रेंडली साइन में ताकतवर रखा हो, तो आप उस भाव के एट्रीब्यूट्स के बारे में ज्यादा वाइज डिसीजंस लेंगे। तो मिसाल के तौर पर, भले ही बुध हॉरोस्कोप में बहुत ताकतवर हो और बुध लग्न को अफेक्ट कर रहा हो, तो जनरली आपकी जिंदगी के ज्यादातर डिसीजंस बुध की लाइंस पर होंगे। लेकिन जब बृहस्पति जिंदगी के उस एरिया में रखा होता है, क्योंकि बृहस्पति वहां रखा है, तो बृहस्पति की बात ज्यादा मानी जाएगी, यानी आप वाइसर डिसीजंस लेंगे और कम एनालिटिकल, प्रैक्टिकल या लॉजिकल डिसीजंस लेंगे। उदाहरण के लिए, कन्या लग्न वाले जातक के लिए भले ही बुध लग्न में एग्जॉल्टेड हो, बहुत ताकतवर, लेकिन बृहस्पति, मान लीजिए, मकर राशि में 5वें भाव में चला जाए, तो व्यक्ति वाइसर डिसीजंस लेगा, ज्यादा लार्ज हार्टेड। हो सकता है कि लॉन्ग रन में उसे इस वाइज होने की वजह से नुकसान ही उठाना पड़े, क्योंकि बृहस्पति नीच का है, फिर भी व्यक्ति वाइज होने की कोशिश करेगा। डिसीजन गलत हो सकता है, लेकिन कोशिश, फोकस, एनर्जी वाइज डिसीजन लेने की होगी। अगर बृहस्पति 4थे भाव में हो, मसलन वृश्चिक लग्न वाले जातक के लिए, तो यहाँ व्यक्ति घर पर ज्यादा लार्ज हार्टेड बनने लगता है। और अगर आपके लग्न में वृश्चिक में बुध है, जो अभी भी ताकतवर स्थिति है क्योंकि बुध यहाँ 11वें भाव का स्वामी है, बड़े समूह, बड़े समाज और इच्छाओं और डिजायर्स का, और लग्न में बुध बहुत ताकतवर है। लेकिन अब बृहस्पति, मान लीजिए, 4थे भाव में कुंभ राशि में चला जाए। कुंभ राशि में बहुत फ्रेंडली साइन तो नहीं, लेकिन बृहस्पति मकर से बेहतर कर लेता है।
बृहस्पति व्यक्ति को घर के मामलों में, डोमेस्टिक मैटर्स में ज्यादा वाइज और लार्ज हार्टेड बनाएगा, बाकी दूसरे मामलों के मुकाबले। क्योंकि लग्न में बुध बहुत ताकतवर है, व्यक्ति अपनी जिंदगी के ज्यादातर मामलों में एनालिटिकल और लॉजिकल डिसीजंस लेगा। डोमेस्टिक लाइफ में भी बुध अपनी भूमिका निभा सकता है, लेकिन बृहस्पति 10 में से 9 बार बुध को ओवररूल करेगा। और भले ही शुरू में ख्याल आएगा कि मुझे घर में भी टैक्टिकल, प्रैक्टिकल, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेने चाहिए, दूसरे फैमिली मेंबर्स पर वन अपमनशिप का खेल कैसे खेलूं, ये शुरुआती ख्याल आ सकता है। शुरुआती ख्याल प्रैक्टिकल भी हो सकता है, अगर वन अपमनशिप नहीं तो लॉजिकल डिसीजंस, प्रैक्टिकल डिसीजंस, क्योंकि फैमिली का मामला है। लेकिन अगर वहां बृहस्पति रखा है तो व्यक्ति फिर भी लार्ज हार्टेड रहेगा और वाइसर डिसीजंस लेगा, चाहे उसकी अपनी ही कीमत क्यों न चुकानी पड़े। तो इस तरह से कुछ भावों में रखे गए ग्रह अपनी भूमिका निभाते हैं। लेकिन एक और मिसाल लेते हैं, फिर से एक स्टैंडर्ड स्थिति रखते हैं। वृश्चिक लग्न में बुध, लेकिन अब देखते हैं कि चंद्रमा 5वें भाव में, मीन राशि में चला जाता है। तो यहाँ चिल्ड्रन के मामलों में, क्योंकि चंद्रमा 5वें भाव में गया है, 5वां भाव चिल्ड्रन को रूल करता है, यहाँ व्यक्ति के चिल्ड्रन के बारे में डिसीजंस इमोशनल डिसीजंस होंगे, ज्यादा केयरिंग, सिंपैथेटिक, नर्चरिंग डिसीजंस, ना कि लार्ज हार्टेड या सोच समझकर। यहाँ पर वाइज होने के बजाय व्यक्ति इमोशनैलिटी के चलते और नर्चर करने और चिल्ड्रन को ज्यादा देने के लिए डिसीजन ले सकता है, बजाय इसके कि क्या दूं, क्या ना दूं, उन्हें खराब न करूं, और उनको देने में वाइज रहूं कि उनकी डिजायर से पहले वो डिजर्व करें। ये अप्रोच तब आती है जब बुध या बृहस्पति इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ चंद्रमा इन्वॉल्व है, ऐसे पेरेंट बहुत लार्ज हार्टेड, देने वाले, नर्चरिंग, नरिशिंग, केयरिंग होते हैं। हालांकि कभी कभी डिसीजंस गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि आप चिल्ड्रन को बहुत स्पॉइल कर सकते हैं। तो चंद्रमा के 5वें भाव में होने पर सावधानी बरतनी चाहिए। बहरहाल चिल्ड्रन के बारे में डिसीजन मेकिंग निश्चित रूप से एम्पैथेटिक या इमोशनल तरह का होगा। इन्वेस्टमेंट्स के बारे में डिसीजन मेकिंग, आपको एक घर पसंद आया, भले ही आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते, आप ये नहीं देख रहे कि पैसा कहां से आएगा, EMI कैसे चुकाऊंगा। आप वो डिसीजंस लेते हैं, आप उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या कोई एजुकेशन या कोर्स ले सकते हैं, ज्यादा इसलिए कि आपका मन उस वोकेशन, उस करियर, उस कोर्स से इमोशनली अटैच्ड है, बजाय इसके कि आपको लगे कि ये मेरे लिए लॉजिकल स्टेप है, ये प्रैक्टिकल डिसीजन है, ये पैसा कमाने वाला डिसीजन है। तो वो अप्रोच भी होगी। और आपके रोमांटिक लिएजन्स के बारे में भी, अगर चंद्रमा 5वें भाव में है तो आप एक इमोशनल पार्टनर बन जाते हैं, इमोशनल रोमांटिक पार्टनर बन जाते हैं, और आप वो व्यक्ति हैं जो ज्यादा देने वाला, केयरिंग, कभी कभी क्लिंगी भी। तो रिलेशनशिप दोनों तरफ जा सकता है, और आपको ज्यादा हार्ट ब्रेक्स भी होते हैं, क्योंकि आप ज्यादा इमोशनल और अटैच्ड होते हैं, और आप बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं और दूसरों को जल्दी देने लगते हैं। तो चंद्रमा को 5वें भाव में रखकर सावधान रहना चाहिए कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, चिल्ड्रन के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में, करियर के बारे में भी डिसीजन लेते वक्त इमोशनल न हो जाएं। 10वें भाव से 8वें भाव में चंद्रमा, तो किसी भी भाव से 8वां भाव ऑब्स्टेकल्स देता है। तो करियर में ऑब्स्टिकल्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप बहुत इमोशनल हैं और दूसरों के प्रति बहुत एम्पैथेटिक हैं, और आप इससे सफर करते हैं। ऐसे लोग अपने करियर्स भी बदल सकते हैं, क्योंकि वो वर्क पर हैप्पी नहीं होते, वर्क पर प्रेशर्ड महसूस करते हैं, वर्क पर इमोशनल अटैचमेंट महसूस नहीं करते, अपने काम या ऑर्गेनाइजेशन या टीम से इमोशनली अटैच्ड नहीं होते। उनके मैनेजर्स और सुपरवाइजर्स से भी ग्रेट रैपो नहीं हो सकता, जिसकी वजह से जब उनकी जिंदगी में कोई अपहीवल आता है, खासकर करियर से जुड़ा, तो ऐसे लोग करियर और जॉब के बारे में इमोशनल डिसीजंस ले सकते हैं। मुझे ताज्जुब नहीं होगा अगर ऐसे लोग जिंदगी में कम से कम 3-4 नौकरियां बदल लें, या शुरू में 3-4 चेंजेस आए, इससे पहले कि वो आखिरकार सेटल हो जाएं। जब चंद्रमा समय के साथ मैच्योर हो जाता है, तो ये है कि बुध कहाँ रखा है, बृहस्पति कहाँ रखा है, चंद्रमा कहाँ रखा है, उस हिसाब से डिसीजन मेकिंग होगा।
दूसरी चीज जो हमारे डिसीजन मेकिंग को प्रभावित करती है वो है मंगल अपने तरीके से। जैसे अगर मंगल बृहस्पति से जुड़ जाए, मंगल सिर्फ हमारी एनर्जी ही नहीं बल्कि टेम्परामेंट भी है। कैसा टेम्परामेंट मंगल हमें उस भाव के बारे में देता है जिसमें वो रखा है, उसकी दृष्टियों के हिसाब से भी। लेकिन मंगल जहां भी रखा है, हम उस भाव के लिए या उस भाव के एट्रीब्यूट्स के लिए या उस भाव के एरियाज के लिए लड़ते हैं, या कभी कभी उस भाव के बारे में बहुत अग्रेसिव और असर्टिव हो जाते हैं। इसी तरह जब मंगल किसी ग्रह के साथ रखा है तो वो ग्रह अपने आप को ज्यादा मजबूती से जताता है। भले ही डिसीजन मेकिंग उन लाइंस पर ना हो, मंगल हमारी एनर्जीज को उस तरफ धकेलता है। उदाहरण फिर से लग्न में बुध, चौथे भाव में बृहस्पति, पांचवें भाव में चंद्रमा, लेकिन मंगल चौथे भाव में बृहस्पति के साथ रखा है। तो यहाँ टेम्परामेंट सबसे पहले व्यक्ति के टेम्परामेंट में ये आएगा कि मुझे डोमेस्टिक अफेयर्स में, फैमिली के मामलों में लार्ज हार्टेड बनना है, गिविंग बनना है। हालांकि धीरे धीरे जब व्यक्ति ज्यादा वाइजली सोचता है तो एक वाइज काउंसिल भी अपील करेगी मंगल के इम्पटस के अलावा। तो मंगल और बृहस्पति वाले व्यक्ति के डोमेस्टिक अफेयर्स के बारे में पहला ख्याल ये आएगा वाइज डिसीजंस, मुझे लार्ज हार्टेड बनना है। लेकिन अगर सिचुएशन आपके चिल्ड्रन से जुड़ी है तो क्योंकि मंगल बृहस्पति के साथ है, आपके दिमाग में पहले ये आ सकता है, नहीं, ये मेरे बच्चों के लिए सही नहीं है, मुझे इतना लार्ज हार्टेड नहीं होना चाहिए, मैं उनके लिए ऐसा नहीं करूंगा, उन्हें बड़ा होने दो, सीखने दो। तो पहले एक ज्यादा मैच्योर ख्याल आता है क्योंकि मंगल बृहस्पति के साथ है। लेकिन फिर क्या उसे ओवररूल करता है? क्योंकि चिल्ड्रन का मामला है, इसलिए चंद्रमा मंगल और बृहस्पति की कंबाइंड एनर्जीज को ओवररूल करता है, क्योंकि चंद्रमा चिल्ड्रन वाले भाव में रखा है। तो होता यह है कि पहला ख्याल, क्योंकि मंगल बृहस्पति के साथ है, वो पहला ख्याल जो आपको आता है, मैं वाइज बनूं, लार्ज हार्टेड बनूं, समय के साथ बच्चे सीख जाएंगे, वो ख्याल आता है। लेकिन फिर भी जब वो पहला ख्याल आता है, क्योंकि मंगल वहां है, तो किकबैक या डिजाइन या डिफॉल्ट दोनों एक साथ आते हैं। चंद्रमा अपना रोल अदा करता है और कहता है, नहीं, ठीक है, मुझे इमोशनल होने दे या गिविंग होने दे, ज्यादा गिविंग होने दे। तो ये कहने के बजाय मैं ऐसा नहीं करूं, ये वाइज नहीं है। आपके दिमाग में जो भी वाइज डिसीजन पहले आया, उसे चंद्रमा वीटो कर देता है और आखिर में इमोशनल डिसीजन ले लेता है। यही बात मान लीजिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, समाज में स्टेटस, आपके काम या डेजिग्नेशन या सोसाइटी में स्टैचर जो लग्न से बनता है, और लग्न में बुध बहुत ताकतवर है। तो जब भी चॉइस के बारे में या सिचुएशन के बारे में जहां आपको डिसीजन लेना है, जहां आपका स्टेटस, आपका प्राइड, आपका डेजिग्नेशन, आपकी सोसाइटी में पोजीशन हिल रहा हो, या आपको उसके आसपास डिसीजन लेना हो, तो फिर से मंगल और बृहस्पति के साथ पहला ख्याल ये आता है कि किसी चीज के बारे में वाइज बने। रिश्ते ज्यादा जरूरी हैं, ये पहले आता है। लेकिन फिर बुध लग्न में है और ये मामला लग्न के एट्रीब्यूट्स के बारे में है, क्योंकि स्टेटस, डेजिग्नेशन, ये सब लग्न के बारे में ज्यादा है, चौथे भाव जो डोमेस्टिक अफेयर्स के बारे में है से ज्यादा। तो जब मंगल बृहस्पति की वजह से शुरू में वाइज डिसीजन मेकिंग का ख्याल आता है, तो बुध यहां ओवररूल कर देता है, क्योंकि इसमें लग्न या लग्न के एट्रीब्यूट्स इन्वॉल्व है। और फिर शुरुआती ख्याल को बुध वीटो कर देता है और आप आखिर में ज्यादा प्रैक्टिकल, लॉजिकल और टैक्टफुल डिसीजन, ज्यादा स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेते हैं और उस मामले को उसी तरह हैंडल करते हैं। तो इस तरह से आपको देखना चाहिए जब मंगल किसी भाव में रखा हो और किसी ग्रह के साथ हो। और अगर मसलन सूर्य भी पिक्चर में आ जाए तो जी हाँ, व्यक्ति की लीडरशिप भी पिक्चर में आ जाती है। मेरे लिए क्या करना सही है, जहां मुझे सबको देखना है, विजडम के अलावा जो कभी कभी सबके लिए होती है बजाय सिर्फ एक के लिए। सूर्य लीडर भी होता है। अगर सूर्य लग्न में बुध के साथ रखा है तो उसकी जिंदगी के ज्यादातर डिसीजंस उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में होंगे, शायद डिग्निटी के बारे में, कभी कभी एरोगेंट होने की हद तक भी, लेकिन लीडर बनना भी चाहता है। तो ऐसा व्यक्ति अगर सूर्य बुध के साथ रखा है तो लीडरशिप उभर कर आती है, गिविंग उभर कर आती है, और ये हमें नेचुरली मिलता है।
और इसीलिए ज्यादातर हॉरोस्कोप्स में बुध और सूर्य एक साथ दिखते हैं, क्योंकि बुध सूर्य के बहुत करीब है। तो ये नेचुरल टेंडेंसी आपको हमें दी गई है कि हमें एक लीडर के तौर पर अपनी सोच में एनालिटिकल होना है, बैलेंस्ड होना है, लॉजिकल होना है, बजाय या तो बहुत वाइज और लार्ज हार्टेड हो जाएं या बहुत इमोशनल होकर इमोशनल चीजों के पीछे पड़ जाएं। तो इसीलिए सूर्य हमें बुध के साथ डिजाइन के तहत दिया गया है, या बुध सूर्य के सबसे करीब है, ताकि आपकी सोल, आत्मा भटके नहीं और लॉजिकल, प्रैक्टिकल डिसीजंस ले सके। लेकिन सोल का डिसीजन, सूर्य का डिसीजन भी जरूरी है, लीडरशिप, अकाउंटेबिलिटी, और ये कि आप कैसे डिसीजंस ले रहे हैं जो मॉरल और एथिकल है, क्योंकि सूर्य आपके एथिकल और मॉरल फाइबर, स्ट्रॉन्ग मॉरल फाइबर के लिए भी खड़ा होता है। तदनुसार अगर आपका डिसीजन अगर सूर्य लग्न में इन्वॉल्व है तो डिसीजन उसी के आसपास होगा। लेकिन मान लीजिए सूर्य चंद्रमा के साथ रखा है और सूर्य बुध के डिग्री डिफरेंस बड़ा है और सूर्य चंद्रमा का डिग्री डिफरेंस छोटा है, तो चंद्रमा ज्यादा ताकतवर भूमिका निभाता है और सूर्य चंद्रमा का योग ज्यादा ताकतवर भूमिका निभाता है। तो यहाँ इमोशनैलिटी तो होगी ही, लेकिन साथ ही व्यक्ति एक लीडर भी होगा। तो एक ज्यादा एम्पैथेटिक, गिविंग लीडर, ज्यादा कंसिडरेट लीडर, ज्यादा फॉरगिविंग लीडर बनता है। तो आपको लोग मिलेंगे जो लीडर्स हैं लेकिन कंसिडरेट है, इमोशनल हो सकते हैं लेकिन लीडरशिप लेवल पर लॉजिकल और प्रैक्टिकल भी है, अकाउंटेबिलिटी लेना चाहते हैं, जो अपनी टीम्स पर नर्म है और फॉरगिविंग भी है। तो सूर्य चंद्रमा का साथ ये है। हालांकि सूर्य और बृहस्पति एक साथ आए, यहाँ एक लीडर के तौर पर डिसीजन मेकिंग, या आप कैसे लीडर बनते हैं और लीडर के तौर पर डिसीजंस लेते हैं, वो विजडम पर आधारित होता है। आप लार्ज हार्टेड भी है, लेकिन रिलेशनशिप जरूरी है और आप सबको, टीम को साथ लेकर चलना चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है लॉन्ग रन में टीम जरूरी है और ये व्यक्ति जरूरी है, मैं इसे ग्रूम करूं। और क्योंकि यहाँ बृहस्पति इन्वॉल्व्ड है, आप ग्रूम करना चाहते हैं, काउंसिल करना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं। तो सूर्य लीडर और बृहस्पति काउंसलर और टीचर एक साथ आते हैं और ये एक अच्छा कोच, अच्छा लीडर कोच, अच्छा मैनेजर कोच बनता है। और ऐसे लोग अपनी टीम्स को बेहतर ग्रूम करेंगे, लीडरशिप लेंगे, अकाउंटेबिलिटी लेंगे, फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेंगे। ये वो हिस्सा है जो सूर्य अदा करता है। लेकिन अगर मसलन बृहस्पति और शुक्र का योग हो, तो उस एट्रीब्यूट के बारे में डिसीजंस जहां भी बृहस्पति रखा है, उदाहरण के लिए बृहस्पति और शुक्र दूसरे भाव में एक साथ रखे हैं। बृहस्पति दूसरे भाव का कारक है, शुक्र दूसरे भाव में ताकतवर है क्योंकि शुक्र दूसरे साइन वृषभ का नेचुरल रूलर है। तो यहाँ व्यक्ति, क्योंकि बृहस्पति और शुक्र एक साथ है, लाइवलीहुड के मामलों में, डिपेंडेंस के मामलों में, पैसा कमाने के मामलों में, बचत के मामलों में, खाने के मामलों में, इन सब में डिसीजंस लार्ज हार्टेड होंगे। तो हमारे पास ढेर सारा खाना होगा, ढेर सारे रिसोर्सेज होंगे, स्ट्रॉन्ग लाइवलीहुड होगी, खासकर अगर बृहस्पति ताकतवर हो, शुक्र ताकतवर हो। तो डिसीजन मेकिंग ज्यादा कमाई के बारे में होगा, मटेरियलिस्टिक अप्रोच, हालांकि वाइज अप्रोच। तो जब आप फैमिली में अपनी डिपेंडेंस के साथ खाने, बचत, लाइवलीहुड के मामले में पेश आते हैं, तो आप बहुत मटेरियलिस्टिक होंगे, लेकिन आपके ज्यादातर डिसीजंस वाइज भी होंगे। हालांकि शुक्र चंद्रमा के साथ बैठ जाए, ये एक मुश्किल योग है क्योंकि व्यक्ति इंटिमेसी के मामलों में, रिलेशनशिप्स के मामलों में वाइज होने के बजाय बहुत इमोशनल हो सकता है। और अगर शुक्र और चंद्रमा मसलन 7वें भाव में चले जाएं, तो आपको बहुत सुंदर स्पाउस मिल सकता है, लेकिन आप स्पाउस के पीछे दीवाने की तरह हो जाएंगे और स्पाउस के बारे में और इंटिमेसी के बारे में इतने इमोशनल के आप और देने वाले बन जाएंगे। लेकिन साथ ही आपकी उम्मीदें भी स्पाउस से ज्यादा हो जाती हैं इंटिमेसी और रिसोर्सेस के मामलों में। अगर रिलेशनशिप आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं चला तो हार्ट ब्रेक बड़ा होता है। अगर शुक्र बुध के साथ बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति हद तक कैसनोवा भी हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति ज्यादा सोचने वाला, प्रैक्टिकल होता है, और अगर उसे लगता है कि रिलेशनशिप काम नहीं दे रहा, तो उसके लिए रिलेशनशिप से दूर हटना मुश्किल नहीं होता।
खासकर अगर बुध और शुक्र एक साथ 5वें भाव में हो या 7वें भाव में चले जाएं। दूसरी तरफ दो ग्रह, दो बेनिफिक ग्रह जो एक साथ किसी भी भाव में बैठ जाएं, तो डिसीजंस उनमें से ज्यादा ताकतवर ग्रह के आसपास होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर बृहस्पति और चंद्रमा दोनों 10वें भाव में हो, बृहस्पति विजडम है जो रिश्तों को साथ रखता है और रिश्तों को लेकर चलता है, जबकि चंद्रमा ज्यादा इमोशनल है, लेकिन 10वें भाव में रखे हैं, तो 10वें भाव में अगर बृहस्पति ताकतवर है तो डिसीजन वाइसर होगा, रिलेशनशिप के बारे में होगा। लेकिन अगर चंद्रमा ताकतवर है तो आप दूसरों के प्रति केयरिंग और नरिशिंग होंगे, लेकिन आप खुद भी बहुत इमोशनल होंगे, तो आपको इमोशनल आउटब्रेक्स हो सकते हैं, अचानक बुरा लग सकता है, मूडी हो सकते हैं, टेम्परामेंटल हो सकते हैं, डिप्रेस्ड भी हो सकते हैं क्योंकि जॉब आपको उस तरह से सर्व नहीं कर रही जैसा आप सोचते हैं कि करनी चाहिए। तो वे जिस तरह से एक साथ आते हैं उसी हिसाब से डिसीजन मेकिंग में अपनी भूमिका अदा करते हैं। अब डिसीजंस कब बहुत गलत हो सकते हैं? डिसीजंस बहुत ही गलत होते हैं जब इनमें से किसी भी ग्रह के साथ कोई मैलेफिक पीड़क ग्रह रखा हो। अगर बुध राहु के साथ जुड़ जाए तो बहुत मैनिपुलेटिव डिसीजन मेकिंग, बहुत क्लेवर डिसीजन मेकिंग जो मैनिपुलेशन और ट्रिकरी पर आधारित हो। ऐसा व्यक्ति दूसरों को ट्रिक करने या नीचा दिखाने से नहीं हिचकिचाएगा जब तक उसका अपना मतलब पूरा हो। ऐसे लोग स्ट्रैटेजी में बहुत अच्छे हो सकते हैं और योजना बनाने में बहुत अच्छे हो सकते हैं, खासकर प्रोजेक्ट्स और आउटकम के मामले में, और ऐसे लोग आमतौर पर बहुत मैनिपुलेटिव और टैक्टफुल होने के कारण आज के दौर में आसानी से सफलता की तरफ बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ बुध की बजाय राहु किसी माइंड प्लैनेट जैसे चंद्रमा के साथ बैठ जाए तो डिसीजन मेकिंग इमोशनल तो होता है लेकिन ब्लाइंड साइडेड भी होता है, और आप शुरू में जल्दबाजी में डिसीजंस लेते हैं, आप खतरों में दौड़ पड़ते हैं, इमोशनल चीजों में दौड़ पड़ते हैं, रिश्तों में ये सोचकर कूद पड़ते हैं कि ये आपकी सेवा कर रहा है तो कोई बहुत खूबसूरत है और आप इमोशनल पर्सन है, आप अपना दिल आस्तीन पर रखते हैं, उसके पीछे पड़ जाते हैं और 2-4 दिन 5 दिन में आप उससे बहुत प्यार करने लगते हैं, पता भी नहीं चलता क्या हो गया, और पूरे शहर में ढिंढोरा पीटते हैं कि मैं इसके साथ रिलेशनशिप में हूं, और आपको लगता है आप बहुत लकी है, आप 7वें आसमान पर हैं। और फिर जब बादल छटते हैं, राहु शुरू में धुआं शैडो होता है, धीरे धीरे धुआं छटता है, तब आपको एहसास होता है, अरे ये तो असली कहानी नहीं थी, हाँ शायद मुझे धोखा हुआ, शायद मैं गलत था, शायद मैं इमोशनल फूल था। तो इमोशनल फूल होना ज्यादातर किसी मैलेफिक, चाहे शनि हो या राहु के चंद्रमा से जुड़ने के बारे में है। अगर केतु मिल जाए तो वो उस ग्रह की एनर्जी को बड़े हद तक खत्म कर देता है। केतु 2 काम करता है। केतु के साथ चंद्रमा या तो आपको बहुत ठंडा कोल्ड व्यक्ति बना देगा और आप किसी के लिए ज्यादा एम्पैथी महसूस नहीं करेंगे, आप इतनी परवाह नहीं करेंगे, ठीक है जिंदगी का हिस्सा है, कोई गरीब है और बच्चा सड़क पर भीख मांग रहा है, आप इमोशनल नहीं होते, आपको लगता है ठीक है जिंदगी का हिस्सा है, क्या कर सकते हैं। आप इसके बारे में ज्यादा स्पिरिचुअल महसूस कर सकते हैं। आप व्यक्ति के लिए तो महसूस करते हैं, लेकिन अगर कोई रो रहा है तो आप ज्यादा इमोशनल नहीं होते अगर केतु और चंद्रमा साथ आए, क्योंकि वो कोल्डनेस आ जाती है। दूसरा पहलू ये भी हो सकता है, केतु ज्यादा देने में विश्वास रखता है, तो ऐसा व्यक्ति उसके बारे में ज्यादा इमोशनल हुए बिना लेकिन डिसीजन मेकिंग के बारे में ज्यादा स्पिरिचुअल होकर ज्यादा दे सकता है। तो चंद्रमा और केतु साथ आए, व्यक्ति स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से ज्यादा इमोशनल होकर दे सकता है। अगर बुध और केतु साथ आए तो व्यक्ति बहुत एनालिटिकल तो होगा लेकिन फिर भी स्पिरिचुअल। देखो, लोगों को पर्याप्त पैसा नहीं मिलता, वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है, तो डिसीजन अब भी लॉजिकल है लेकिन स्पिरिचुअली लॉजिकल। तो आप सोच सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ सही नहीं है, कोई ज्यादा पैसा कमा रहा है कोई कम, ये इमोशनल नहीं है, बल्कि आप लॉजिक्स देख रहे हैं लेकिन सेपरेशन देख रहे हैं, फेयरनेस देख रहे हैं कि ये पैसा देगा क्योंकि ये डिजर्व करता है, उसे पर्याप्त नहीं मिला जैसा उसका हक है। बृहस्पति और केतु ज्यादा स्पिरिचुअल,
ज्यादा लार्ज हार्टेड तो आपकी स्पिरिचुअलिटी और लार्ज हार्टेडनेस आपको लोगों को बहुत कुछ देने पर मजबूर करती है, एक बहुत कामक स्थिति। लेकिन ये मटेरियलिस्टिकली कम सक्सेसफुल होती है क्योंकि आप बहुत लार्ज हार्टेड और बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, यानी आप सक्सेसफुल होने के लिए बहुत वाइज होते हैं। अगर मैं ऐसे कह सकता हूं, तो माइंड प्लैनेट्स किस योग में है, कहाँ रखे हैं, वे आपके डिसीजंस को कैसे प्रभावित करते हैं, उसी के हिसाब से खेल होता है। तो टॉपिक पर वापस आते हैं, डिसीजंस कब गलत हो सकते हैं? जब भी लग्न मैलेफिक ग्रहों से बहुत पीड़ित हो, जब ज्यादा मैलेफिक माइंड प्लैनेट्स चंद्रमा, बुध और बृहस्पति के साथ जुड़ जाएं। मिसाल, राहु चंद्रमा के साथ, केतु बृहस्पति पर दृष्टि डाले, बुध शनि के साथ रखा हो, तो सभी माइंड प्लैनेट्स प्रभावित हो रहे हैं। तो आपका ज्यादातर डिसीजन मेकिंग ऑब्स्टिकल्स में, चैलेंजेस में फंसेगा। और फिर जब ज्यादा मैलेफिक जुड़ते हैं, तो आप जो चॉइसेस बनाते हैं वो पहली नजर में इमोशनैलिटी या विजडम पर आधारित होते हैं, लेकिन हाइंडसाइट में आपको लगेगा कि अरे, डिसीजन उतना सही नहीं था जितना मुझे शुरू में लगा, मुझे वो लेना चाहिए था। तो ये वो फ्लेवर है जो मैलेफिक देते हैं। आप उस पर्टिकुलर समय पर डिसीजन लेते हैं, हो सकता है आपको लॉजिकल लगे, या ज्यादा वाइज लगे, या एम्पैथेटिक या केयरिंग लगे अगर चंद्रमा जुड़ा हो। हालांकि लॉन्ग रन में, हाइंडसाइट के साथ, आपको लगेगा नहीं नहीं नहीं, ये गलत डिसीजन था, मुझे ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। जितना ज्यादा मैलेफिक जुड़ते हैं, अगर बेनिफिक जुड़े हों, ये तीनों वैसे भी बेनिफिक है, और अगर उन पर मैलेफिक की दृष्टि कम हो और वे आपस में दृष्टि डाल रहे हो, उदाहरण, बृहस्पति और बुध साथ खेल रहे हैं और लग्न में चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं, और कोई मैलेफिक शामिल नहीं, तो बेनिफिक ज्यादा लाभ दिलाएंगे या आपको ज्यादा गेन्स मिल सकते हैं। लेकिन जिन एरियाज में ज्यादा मैलेफिक रखे हैं, वहां आपका डिसीजन मेकिंग बेनिफिक के होते हुए भी सही नहीं हो सकता, क्योंकि मैलेफिक हॉरोस्कोप के किसी सेंटर को कंट्रोल कर रहे हैं। तो अगर 11वें भाव में ज्यादा मैलेफिक रखे हैं, जबकि चंद्रमा लग्न में है और बृहस्पति और बुध, मान लीजिए, 7वें भाव में है और एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हैं, बेनिफिक के लिए बहुत ताकतवर स्थिति, केंद्र पोजीशन, बेनिफिक के लिए बहुत अच्छी स्थिति, और प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस के ज्यादा अवसर भी होंगे। लेकिन अगर 11वें भाव में ज्यादा मैलेफिक जुड़ जाएं, या चौथे भाव में जुड़ जाएं, या दूसरे भाव या इनकम में, वहां मैलेफिक चौथे या उस भाव को पकड़े हुए हैं, तो मैलेफिक आपको उसे सही करने नहीं देंगे। तो चंद्रमा लग्न में जनरल डिसीजंस के बारे में कि आप अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी के साथ कैसे रखते हैं। बृहस्पति और बुध 7वें भाव में, कैसे आप लोगों को साथ लेते हैं, पार्टनरशिप्स में कैसे काम करते हैं, ये सब ठीक है। 10वें भाव में मैलेफिक दुनिया के मामलों में डिसीजन मेकिंग सही नहीं हो सकता, डिसीजन मेकिंग गलत हो सकता है, आपको गलत समझा जा सकता है, आपको एप्रिशिएशन या ग्रैटिट्यूड नहीं मिल सकती। तो जहां ज्यादा मैलेफिक जुड़ते हैं, उन भावों के बारे में डिसीजन मेकिंग गलत हो सकता है। और अगर 2 या उससे ज्यादा मैलेफिक आपके लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं, चाहे दूसरे 3 ग्रह कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर उनमें से कोई भी दृष्टि या लग्न को रूल करने या बहुत ताकतवर होने के जरिए शामिल नहीं है, तो आपके ज्यादातर डिसीजंस 10 में से 7-8 डिसीजंस आपके खिलाफ जाएंगे या जैसा आपने प्लान किया वैसा नहीं होंगे। उस समय आपका दोस्त, सबसे वाइज लोग भी कह सकते हैं, ये डिसीजन आपके लिए सही है, और आप उसी के अनुसार डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन बाद में आप पाएंगे, पॉलिटिकल सिचुएशन, सोशल सिचुएशन, पैंडेमिक की वजह से वो डिसीजन आपके खिलाफ चला जाएगा, क्योंकि मैलेफिक ज्यादा शामिल है, लग्नेश पर दृष्टि डाल रहे हैं, वो नहीं होने देंगे। तो फिर आप अपनी जिंदगी में ज्यादा सही चॉइसेस कैसे बनाते हैं? आप जानते हैं, अप्रोच टू लाइफ, मेरा मतलब, मैं अपने और अपने बॉयज के बारे में सोचता हूँ। मुझे अपने और अपने बॉयज के अलावा और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। और हाँ, मेरे दोस्त, मेरा सोशल सर्कल और मेरे क्लाइंट्स, तो मुझे लगता है कि हमें अपनी जिंदगी में ज्यादा स्पिरिचुअल होने की जरूरत है, और ज्यादा एक्सेप्टिंग और ज्यादा ग्रेटफुल होना चाहिए सुप्रीम एनर्जी के प्रति। सुप्रीम एनर्जी आपको जिस भी सूरत ए हाल में रखे, आप अपना कर्मा करो,
अपनी कॉन्शियंस अंतरात्मा की सुनो, अपने प्रिंसिपल्स और वैल्यूज पर अडिग रहो, अपना पाउंड ऑफ फ्लैश भी ले लो, लेकिन ज्यादा एथिकल और राइचस तरीके से। लेकिन अपने प्रिंसिपल्स और वैल्यूज पर डटे रहो, अपने फैमिली को तुम पर प्राउड होने दो और ज्यादा स्पिरिचुअल बनो और ज्यादा गिविंग बनो, क्योंकि आखिर ये जिंदगी बहुत छोटी है। ज्यादा स्पिरिचुअल होना, ज्यादा गिविंग होना हमेशा बेहतर है, क्योंकि तुम अपने कर्मा में वैल्यू ऐड करोगे। और तुम्हारे लिए सबसे अच्छी कमाई और क्या हो सकती है, सिवाय इसके कि तुम कर्म के सही पक्ष पर हो, गलत पक्ष पर नहीं। तो ज्यादा स्पिरिचुअल होना, ज्यादा गिविंग होना, ज्यादा ग्रेटफुल होना, ज्यादा थैंकफुल होना, सुप्रीम एनर्जी के सामने ज्यादा सबमिसिव होना, ये सबसे अच्छा तरीका है अपनी जिंदगी जीने का, और ये इंश्योर करने का कि चॉइसेस गलत ना हो। उस वक्त भी, उस पर्टिकुलर इंस्टेंस पर चॉइस गलत लग सकता है, हाइंडसाइट में चॉइस गलत लग सकता है, लेकिन कम से कम तुम्हारी कॉन्शियंस क्लियर होगी कि मैंने अपने कॉन्शियंस के मुताबिक डिसीजंस लिए। मैं किसी को फूल नहीं करना चाहता था, मैं किसी को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता था। तो भले ही मैं रिसीविंग एंड पर हूं, कोई बात नहीं, मैं सिर्फ अपना कर्मा सुधार रहा हूं। हो सकता है मैंने अपना कामक डेट चुका दिया, और फिर आने वाली जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतर होगी, आने वाली जिंदगी तुम्हारे लिए ज्यादा पीसफुल होगी, और तुम चैन से सोओगे। अगर तुम्हारे सिर पर कोई गिल्ट नहीं है, अगर तुम हेल्दी हो, तुम्हारा फैमिली अच्छा है, तुम्हारे पास खाने को एक वक्त का खाना है, जब तक तुम्हारा दिल क्लियर है और तुम्हारा माइंड प्योर है, तो दोस्तों चॉइसेस गलत हो सकते हैं, चॉइसेस सही हो सकते हैं, इस आधार पर कि तुम्हारे हॉरोस्कोप में क्या स्थिति है। कोशिश करो कि सही चॉइसेस बनाओ, कोशिश करो कि ज्यादा प्रैक्टिकल, टैक्टिकल चॉइसेस, क्लेवर चॉइसेस से दूर रहो। भले ही चॉइसेस क्लेवर बनाए गए हो, तुम अपने चॉइसेस खुद बनाने के हकदार हो, लेकिन कम से कम ये इंश्योर करो कि तुम राइचस हो और किसी को फूल न करो। जब तक ये सेल्फ सर्विंग है लेकिन किसी दूसरे की कीमत पर नहीं, तब भी ठीक है, लेकिन लॉन्ग रन में इंश्योर करो कि तुम्हारी कॉन्शियंस क्लियर हो। तो दोस्तों अपने हॉरोस्कोप में देखो, अपने लिए फैसला करो कि तुम्हारे डिसीजंस कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। चंद्रमा अपनी मार्क कहाँ लगा रहा है, बृहस्पति अपनी मार्क कहाँ छोड़ रहा है, बुध अपनी मार्क कहाँ छोड़ रहा है, मंगल कहाँ योग या दृष्टि से शामिल हो रहा है, कौन सी एनर्जीज या कौन सा ग्रह बढ़ा रहा है, कौन सा ग्रह लग्न को ज्यादा प्रभावित कर रहा है। विजडम अपना रोल ज्यादा निभा रही है, बुध का एनालिसिस अपना रोल ज्यादा निभा रहा है, चंद्रमा की एम्पैथी या केयरिंग और नरिशिंग अपना रोल ज्यादा निभा रही है। कौन से ग्रह तुम्हारे करियर के बारे में डिसीजन मेकिंग को प्रभावित कर रहे हैं, कौन से ग्रह तुम्हारी इनकम या सेविंग या अर्निंग को दूसरे भाव के बारे में प्रभावित कर रहे हैं, कौन से ग्रह चौथे भाव, घर का वातावरण, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट के बारे में तुम्हारे डिसीजन मेकिंग को प्रभावित कर रहे हैं, पांचवें भाव चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, छठे भाव करियर, कलीग्स के साथ कैसा बिहेवियर के बारे में, सातवें भाव पार्टनरशिप, स्पाउस, मैरिटल अफेयर्स के बारे में, आठवें भाव तुम कैसे ऑब्स्टिकल्स ओवरकम करोगे या हैंडल करोगे और दूसरों का पैसा के बारे में, नौवें भाव ट्रैवल, एजुकेशन, गुरु से रिलेशनशिप, फादर के बारे में, और 12वें भाव स्पिरिचुअलिटी और तुम कैसे लॉसेस लेते हो और फिर भी जिंदगी को ज्यादा स्पिरिचुअल और स्माइलिंग और ग्रेटफुल हार्ट के साथ जीते हो के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर तुम मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन के लिए रीच आउट करना चाहते हो तो कृपया नीचे दिए गए डिटेल्स पर कांटेक्ट करो। और किसी और वक्त किसी और वीडियो के साथ तुम्हारा दोस्त और गाइड चला। नमस्कार।